नेक्स्ट पे जो से हमारे पास मीडिएटर आते हैं ना, वो यूएसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस ईसीएफए। अब ये क्या है, ये एक टेट्रापेप्टाइड है और ये भी प्री फॉर्म्ड में प्री फॉर्म्ड होता है मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स के अंदर। तो यानी कि ये किस फेज में आ गया, कौन से वाले फेज में आएगा? इमीडिएट फेज में आएगा। अब क्या होता है कि जब एनाफाइलेक्सिस के दौरान ये बनता है, ये वाला रिलीज होता है, सॉरी प्री फॉर्म्ड है तो रिलीज होता है, तो क्या होगा कि इओसिनोफिल को अट्रैक्ट करेगा। और इओसिनोफिल्स को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि वो बना रहा होता है हिस्टामिनेज, ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने एक और बात बताई है, वो है कि एराइल सल्फाटेज बनाता है। अब ये दोनों क्या कर रहे होते हैं कि हिस्टामीन, ये जो हम लोगों ने हिस्टामीन पढ़ी, और ये एसआरएस ए, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को डिग्रेड कर रहे हैं। जब ये इन दोनों को डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब ये कि जैसे मिटिएटर्स की वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन यानी कि एनाफिलैक्सिस का जो सा अमल हो रहा था ना, उसको ये थोड़ा नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये एज अ चेक पॉइंट के तौर पे आ जाएगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो सा आ रहा है वो बहुत ज्यादा हाथ से ना निकल जाए। जो सिवियरिटी है उसको, जैसे ये रिएक्शन की सिवियरिटी है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो है ना, टिश्यू को डैमेज करने के लिए डिफरेंट तरह के साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स वगैरह भी जनरेट करवाती हैं, जो कि अपने डिफरेंट तरह से काम करते हैं और टिश्यू को डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी प्री फॉर्म्ड है, यानी कि हमारे पास आ गया कौन से वाले फेज में, इमीडिएट फेज में। और ये मासेस के अंदर और प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर है उनमें मौजूद होता है। एनाफाइलेक्सिस के दौरान ये रिलीज होता है और काम इसका भी वही है, वेस्कुलर वेस्कुलर परमेबिलिटी को ज्यादा कर रहा है और साथ में एनाफाइलेक्सिस में ये आ रहा है। लेकिन इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है एनाफाइलेक्सिस में, इतना कि इस इन वाले का है, हिस्टामीन वगैरह का है और इसका है, ठीक है। इसका इतना ज्यादा, इसका बहुत ही माइनर रोल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन, अब ये भी लिकोट्राइन्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये भी इस तरह के थे ना, ये लिकोट्राइन्स ये, और ये भी लिकोट्राइन्स के साथ मिलते जुलते होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। वो बन रहे थे एराकिडोनिक एसिड से लाइपोक्सिनेज पाथवे के जरिए से, तो ये बन रहे हैं एराकिडोनिक एसिड से साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के जरिए से, ठीक है। ये कैपिलरीज की परमेबिलिटी, वही वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कोज कर रहे हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और जैसे है थ्रोम्बोक्सिन है ना, वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा रहे हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्या है कि ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, इसके अलावा ये शॉक में लेके जा रहा है, हाइपोटेंशन करवा के वेस्कुलर परमेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है, और बदले में क्या हो रहा है, बदले में बॉडी शॉक में जा रही है और एडिमा भी हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जैसे और भी मीडिएटर्स है ना, उनमें डिफरेंट तरह के साइटोकाइंस आ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 4 की हम लोगों ने बात कर ली, इंटरल्यूकिन 21 का भी हम लोगों को पता है। इंटरल्यूकिन 21 बी सेल की मैच्योरेशन में है, इंटरल्यूकिन 4 उसके साथ आके आईजीई में क्लास स्विचिंग करवा देता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के और हैं, इंटरल्यूकिन 13, 5, 9 वगैरह, उन सब के यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने बात की है कि इंटरल्यूकिन 13 उसी है ना, वो क्या करवा रही होती है कि एक्टिवेट करवा रही होती है मैक्रोफेजेस को, और उस तरह के सारे उसके इफेक्ट आ रहे होते हैं। और TH2 जो है ना, इंटरल्यूकिन 5 बनवा के एओसिनोफिल के सर्वाइवल को और उनकी जो है ना टिश्यू के अंदर एक्टिविटी को ज्यादा कर रहा होता है। इस तरह से इनके जो साइटोकाइंस के डिफरेंट तरह के जैसे है ना इफेक्ट आ रहे हैं, और ये भी एज अ मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब हमारे पास दो तरह की टर्मिनोलॉजी आती है, वन इज द एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो कि एक शॉक की कंडीशन है बॉडी में। और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है एनाफाइलेक्टोइड। बेसिकली इन दोनों में फर्क जो है ना वो आईजीई का है। एनाफाइलेक्टिक जो सा रिएक्शन है ना वो आईजीई मेडिएटेड है, और एनाफाइलेक्टोइड जो सा रिएक्शन है ना वो आईजीई मेडिएटेड नहीं है। वो डिफरेंट तरह की जो बॉडी के अंदर आ रही है, ड्रग्स आ गई है और इस तरह के जो से हो गए हमारे पास एंटीजेंस वगैरह, वो उनकी वजह से हो रही है, ठीक है। और उनमें डायरेक्ट ये सलाहियत है कि वो मास्टर्स और बेसिकली को एक्टिवेट करवा देंगे आईजीई की जरूरत के बगैर, आईजीई को यूज किए बगैर डायरेक्ट ही वो इन वाले सेल को एक्टिवेट करवाने की सलाहियत रखते हैं।
ठीक है। जब IgE की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सेल एक्टिवेट होती है, तो जो रिएक्शन आता है उसको कहते हैं एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन। और अगर IgE मीडिएटेड है तो फिर हम उसको कहते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। चलिए शाबाश, आपने ये अच्छा से सुना है। आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट द एटोपी। एटोपी क्या है? एटोपी जो सी है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या फेमिलियल जो सी है ना, या फैमिली के अंदर जो सी है ना प्रीडिस्पोजिशन होती है किसी चीज के अगेंस्ट एलर्जी के ज्यादा होने की, ठीक है। और साथ में इसके एनवायरमेंटल फिगर भी आ जाते हैं एटोपी के अंदर। अब फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन में क्या है, इसमें ये है कि पर्सन का जो है जेनेटिकली उसमें ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से उसको जो है ना किसी भी खास एंटीजन के अगेंस्ट उसका रिएक्शन वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब किस किस वजह से कोई ऐसा प्रोसेस किसी भी किस्म का तो जरूर होगा ना एटोपी के अंदर, इसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि उन पर्सन के अंदर ये वाले चांसेस ज्यादा होते हैं एलर्जी होने के चांसेस। उसमें नंबर 1 पे ये है कि जैसा उनका बैरियर है ना, बैरियर का काम क्या होता है कि जो से पैथोजन आए हैं, जो डिफरेंट तरह के फॉरेन एंटीजन आए हैं, उनको रोकना, उनको बॉडी की तक रसाई अच्छे तरीके से हासिल ना करने देना, ताकि बॉडी को बचाया जा सके उस पैथोजन से। तो अगर हमारा वो बैरियर डिसफंक्शनल हो गया है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि वो बैरियर अपना बैरियर से हम लोगों ने जो काम लेना था वो हवा में नहीं मिलेगा, बैरियर जो है ना रुकावट खड़ी नहीं करेगा अगेंस्ट द पैथोजन एंड आवर बॉडी। और नंबर 2 पे क्या है कि बॉडी के अंदर ही जो से डेंड्रिटिक सेल है ना, उनके अंदर ये साइज ज्यादा हो गई है कि वो एंटीजन का अपटेक ज्यादा हो गया, और साथ में एंटीजन जो है ना एनवायरमेंट से ले लेके हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा दिखा रहे हैं। सही हो गया। नंबर 3 पे हम लोगों ने बात की हुई थी कि टी सेल जो है ना रेगुलेटरी टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं। अगर वो उनकी डिसरेगुलेशन हो गई है तो क्या होगा कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला कोई नहीं रहा, इम्यून सिस्टम धड़ाधड़ काम करता जाएगा। और नंबर 4 पे जो है ना किसी भी टारगेट टिश्यू या इन्फेक्टर जो सी वगैरह चीजें हैं, अफेक्टर मीडिएटर्स या साइटोकाइंस के जो से है ना कि गेंस जो सा के जरिए से जो सा हमारा जो सा टारगेट टिश्यू है ना, उनसे बहुत ज्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो गया उसकी। इसका मतलब क्या है कि जो सा टारगेट टिश्यू था जिस जगह पे इस टाइम पे उसने काम करना था हमारे इम्यून सिस्टम ने, वो एक मीडिएटर से जहाँ पे उसने थोड़ा सा उसके ऊपर इफेक्ट आना था, उसने थोड़ा सा अपने ऊपर इफेक्ट रखना था, वो उस पे अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब वो इफेक्ट वो जो सा उसने थोड़ा सा लेना था वो बहुत ज्यादा उसको महसूस करना शुरू हो गया। इसको कहते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। अब एटोपी के पर्सन में बेसिकली जब आप देखोगे ना, उनके IgE लेवल जो है ना वो बहुत हाई होते हैं। अगर आप कभी आपको रिपोर्ट देखना मिले इस वाले अक्सर लोगों की एलर्जी की, मेरे पास अभी रिपोर्ट है नहीं, अगर होती तो मैं आपको शेयर करती। उसमें ये था कि वो फीमेल जो सी थी ना, उसकी बॉडी के ऊपर रैशेस हुए हुए थे, उसके जो है ना हाथ के ऊपर और जैसे पाँव वगैरह की साइड पे रैशेस हो जाते हैं अक्सर उसको। और उसकी जो सी हम IgE एंटीबॉडी थी ना, मोर देन 100 थी, जो उनकी लैब का कट ऑफ वैल्यू थी। यानी कि इन जो से पर्सन होते हैं ना, उनमें IgE के जो लेवल्स होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है ना इनके अंदर TH2 जो सेल है ना, उनके भी लेवल ज्यादा होती हैं। और जब हम लोगों ने TH2 सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि उसके जो से इंटरल्यूकिन से ना उनका एओसिनोफिल्स इन वाले सेल के ऊपर, सॉरी IgE जो है ना उसके ऊपर रोल था, और वो इसमें काम अपना कर रहे होते हैं। अब मैंने सब स्टार्ट में बात की थी कि फीमेल के जो सॉरी फीमेल कह रही हूँ कि जो सा पर्सन है ना उसमें यहाँ एक खानदान है ना, उसके अंदर ये चीजें जो सा उनके जेनेटिक्स में होता है। अब कौन कौन सी जेनेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि टॉपिक है फिनोमिना करवा रही है। नंबर 1 पे जो सा है जो सा म्यूटेशन हो गई है इंटरल्यूकिन 4 वाले में। इंटरल्यूकिन 4 जो सा है ना उसके जीन में
हो गई है, उसकी अल्फा अगर चेन के अंदर हुई है तो क्या होगा कि इसका जो सा है इफेक्ट जो सा बढ़ जाएगा एटोपी के लिए। और नंबर 2 पे अगर जो है ना इसकी इंटरल्यूकिन 4 की ही जो सी है हुई है म्यूटेशन, और इसकी वजह से इंटरल्यूकिन 4 का जो सा इफेक्ट था जो पहले अगर थोड़ा था अब उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया। और जब इसका इंटरल्यूकिन 4 का इफेक्ट ज्यादा हुआ तो बेसिकली क्या हुआ कि बी सेल के ऊपर इसका काम आया कि बी सेल के जो है ना क्लास स्विचिंग हो गई टुवर्ड्स द आईजीई प्रोड्यूसिंग जो सी है प्लाज्मा सेल में। इसके अलावा एप्सिलॉन उसी हैवी चेन के अगर रिसेप्टर जीन के अंदर हुआ म्यूटेशन आई तो हम लोगों को पता है कि एप्सिलॉन चेन जो सी है ना वो आईजीई के अंदर होती है, तो उसमें भी आ जाएगा हमारे पास कि आईजीई की तरफ टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आईजीई बढ़ी और तो हमारे पास एटोपी की कंडीशन आई, यानी कि उस वाले पर्सन में क्या हुआ कि टुवर्ड्स द एलर्जी उसकी टेंडेंसी बॉडी की ज्यादा होगी। अब एटोपी के अंदर जो सी है ना पीछे एक बैकग्राउंड में एक थ्योरी आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है, वो है हाइजीन हाइपोथेसिस। अब अगर आप देखो वो बच्चे जो कि हमारे पास मट्टी वगैरह में खेलते हैं, ठीक है, बचपन में मट्टी में खेलते हैं, इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, उनमें बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू अमीरों के बच्चे जिनको मट्टी की तरफ देखना जल्दी देखने भी नहीं देते। ऐसा है ना, वो आए दिन बीमार रहते हैं। अब वो बच्चे जो कि अपनी चाइल्डहुड जब वो डेवलपमेंट वाली स्टेज में होते हैं उस टाइम पे उनका ज्यादा से ज्यादा जो है एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो रहा है, जितनी ज्यादा एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो रहा है उतना ही ज्यादा उनके इम्यून सिस्टम को क्या है उनके इम्यून सिस्टम को जो है ना डेवलप होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, जितने ज्यादा एंटीजन के साथ उनकी बॉडी का वास्ता पड़ रहा है उस टाइम पे चाइल्डहुड डेवलपमेंट के दौरान, उस उनकी बॉडी को जितने ज्यादा एंटीजन के साथ उनका वास्ता पड़ रहा है उतना ही ज्यादा उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो डेवलप हो रहा है, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब वो उस बच्चे जो कि अपनी डेवलपमेंट के दौरान उनका एंटीजन के साथ एक्सपोजर ही नहीं हुआ, उनके लिए तो ये सारे के सारे एंटीजन ही फॉरन हो गए। एक तो उनका इम्यून सिस्टम सही से डेवलप ही नहीं हुआ, नंबर 2 पे क्या होगा उनमें ऑटोइम्यून डिजीजेस के और एलर्जी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम सही से डेवलप नहीं हो पाया और वो डिसरेगुलेशन की तरफ चला गया। और ये जितने भी एंटीजन इनको इस दौरान दिखाई नहीं दिए जो कि इतने ज्यादा पैथोजेनिक नहीं थे या वो पैथोजेनिक थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है जब वो डेवलपमेंट के बाद इनकी बॉडी के अंदर आए तो इनके लिए तो ये वो हो गए सारे के सारे फॉरन। जब वो फॉरन हो गए तो इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर जैसे ऑटोइम्यून डिजीज होंगे और साथ में जो सी है एलर्जिक डिजीजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसको कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस में ये है कि जो से बच्चे अर्ली चाइल्डहुड जो सी है ना डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा एंटीजन को ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब से उनका जो है ना एक्सपोज होते हैं, उनका वास्ता पड़ता है, उनको एलर्जी और ऑटोइम्यून डिजीजेस की जो सी है ना चांसेस बहुत कम होते हैं और वो एटोपिक डिजीजेस से प्रोटेक्ट रहते हैं, उससे महफूज रहते हैं। अब सिम्टम्स इसमें भी डिफरेंट तरह के आएंगे। ठीक है, इस जगह पे एलर्जी क्या है और किस रूट से गया है उसके लिहाज से जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो छोटी सी आती है वो ये है कि हम लोग इनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एक पर्सन को एक जो है ना एंटीजन से एलर्जी है, उसकी बॉडी में रिएक्शन आ जाता है उससे, तो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सिंपली हम लोग उसकी बॉडी को अगर उस वाली एलर्जी से उसकी स्किन को प्रिक करेंगे तो उस जगह पे हम लोगों को व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन मिलेगा, जो हम लोगों ने पहले बात की। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन आएगा और हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि ये वाला पर्सन इस वाले एंटीजन को एलर्जिक है। पुराने जमाने में क्या होता था कि हम लोग जो सी ये लोग थे वो यूज कर रहे होते थे पैसिव क्यूटेनियस एनाफिलेक्सिस जो है ना रिएक्शन वो यूज कर रहे होते थे। उसमें क्या होता था, पीछे बैकग्राउंड नॉलेज ये था
कि ये जो से हाइपर सेंसिटिविटी है, एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी है ना, वो सीरम के जरिए से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि जो एंटीबॉडी होती है ना, वो सीरम के अंदर मौजूद होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं। अब क्या हुआ कि जब वो एक जो सा पर्सन जिसको एलर्जी थी, उसका सीरम लेके एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते थे और थोड़ी देर के बाद क्या करते थे, उस वाले पर्सन को इंजेक्ट करते थे विद द एंटीजन। जब उसको एंटीजन से इंजेक्ट करते थे, उस वाले छोटे से लोकल एरिया में क्या होता था, रिएक्शन आ जाता था। और रिएक्शन आ जाता था तो पता चल जाता था कि इस वाले बंदे को इस वाले एंटीजन से एलर्जी है। सही हो गया। लेकिन अब ये जो सैना फिनोमेना यूज नहीं किया जाता। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि ये डेंजरस है कि जो अगर वायरस वगैरह उसके सीरम के अंदर मौजूद थे तो ऑब्वियसली वो दूसरे वाले पेशेंट में भी, सॉरी पर्सन में भी जो सा हेल्दी था, नॉर्मल था, उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जो सा इसके लिए टेस्ट यूज किया जा रहा है ना, वो स्किन टेस्टिंग ही यूज की जाती है एलर्जी के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने पहले बात कर ली, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था उस फीमेल की बॉडी के ऊपर एलर्जी हुई हुई थी और साथ में जब उसका टेस्ट देखा तो उसमें आईजी के लेवल ज्यादा थे। यानी कि हम लोग बॉडी के आईजीई लेवल्स भी करवा सकते हैं और नंबर 2 पे हम लोग स्किन टेस्टिंग करवा सकते हैं। ये सारा कुछ था हमारा अबाउट द एटोपी। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है, वो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की। वो छोटा सा है, कोई ज्यादा बात नहीं है इसके अंदर। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी में ये है कि अक्सर जो सी ड्रग्स होती है ना, उनसे एलर्जी होती है, पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे जो सी है ना, वो पेनिसिलिन का हम लोग नाम सुनते हैं। अब पूरी की पूरी जो सी है ना ड्रग है, उसके वो ही एलर्जी कोज नहीं करवा रही होती है, बल्कि उसका कोई एक कंपोनेंट वगैरह होता है उस ड्रग का, जो कि इस वाले रिएक्शन को एलिसिट करवा रहा होता है। और ये जो सी ड्रग है, जब हम लोग स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में देखा तो एज हेप्टेन काम कर रहे होते हैं, यानी कि खुद इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट नहीं करवा सकते, बल्कि कोई ना कोई इनके साथ एक कैरियर प्रोटीन आके बाइंड करती है और वो क्या करती है, वो के इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करवाती है। और बदले में क्या होता है, आईजी एंटीबॉडी बनती है और फिर वो हाइपर सेंसिटिविटी वाला सारा फिनोमेना चल पड़ता है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया मैकेनिज्म। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि वही वाला जो पीछे वाला रिपीट करते हैं कि फर्स्ट टाइम में जब ये आया हमारे पास एलर्जिन आया तो जो आईजी एंटीबॉडी बन गई। सेकेंड टाइम में जब दोबारा फिर से ये एलर्जिन आया तो इस आईजी एंटीबॉडी ने वापस क्या किया कि दूसरे डिफरेंट सेल्स जो बॉडी के अंदर थे उनको एक्टिवेट करवा दिया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा दिया और इम्यून रिस्पॉन्स आ गया। अब इस वाले जो है ना चीजों से बचने के लिए, एलर्जी वगैरह से बचने के लिए क्या करते हैं, एक फिनोमेना किया जाता है जिसे कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। इसके और भी नाम है, जिसमें आ जाता है एलर्जी शॉट्स, या फिर इसका एक और नाम आ जाता है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी। डिसेंसिटाइजेशन के और नाम है, उनमें आ जाता है कि एलर्जी शॉट्स या फिर एलर्जी इम्यूनोथेरेपी। नाम से समझ आ रही है कि क्या है, कि एलर्जी के इस वाले एलर्जी को यूज करके इम्यूनोथेरेपी की जा रही है। बेसिकली बैकग्राउंड नॉलेज इसके अंदर ये है कि कौन सा है एलर्जी, कौन सा है जिसके साथ जिससे बॉडी को एलर्जी है, वो थोड़ा 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 करके बॉडी को दिया जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं दिया जाता। ठीक है। जब एकदम में बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है तो बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट आता है। तो डिसेंसिटाइजेशन में एलर्जी शॉट्स में क्या किया जाता है, इसमें छोटे थोड़े 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 करके डिफरेंट इंटरवल पे बॉडी को एलर्जिन के शॉट्स दिए जाते हैं। जब उस एलर्जिन के शॉट दिए जाते हैं, एक तो थोड़े दिए, दूसरे डिफरेंट इंटरवल पे दिए, तो क्या हुआ कि मीडिएटर्स रिलीज नहीं हुए। जब मीडिएटर्स रिलीज नहीं हुए तो क्या हुआ कि जो सा रिएक्शन था इम्यून रिस्पॉन्स वाला, वो नहीं आया, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं हुई। अब डिसेंसिटाइजेशन में हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक्यूट, जिसमें क्या होता है कि 15 मिनट इंटरवल्स पे दिया जा रहा होता है। क्रोनिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि वीकली एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही होती है एंटीजन की। बाकी पीछे इसका सारा सेम फिनोमेना है जो हम लोगों ने बात कर ली कि मैकेनिज्म हो रहा है, कि बेसिकली काम ये करवाना है कि हम लोगों ने मीडिएटर्स को रिलीज नहीं होने देना। क्योंकि जब ये एक दफा में बहुत ज्यादा आएंगे
हमारे पास एलर्जिन एक दफा में बहुत ज्यादा बॉडी में आएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, मीडिएटर्स रिलीज होंगे। तो जब ये थोड़े से दिए तो मीडिएटर्स रिलीज नहीं हुए, जब मीडिएटर्स रिलीज नहीं हुए तो हाइपर सेंसिटिविटी जो सा रिएक्शन है वो नहीं आया। अब क्रोनिक में क्या है कि वीकली लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है और दिया कब जाता है, वीकली, हर वीक के बाद एक दफा, हर वीक के बाद छोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज जैसी आईजीए और आईजीजी वगैरह बन जाती हैं, और जो सा एंटीजन जो सा था ना एलर्जी, उसको आईजीई के साथ ये बाइंड नहीं करने देती, यानी कि इन्होंने ब्लॉक क्या कर दिया, इन्होंने ब्लॉक कर दिया जो सा एंटीजन की बाइंडिंग टू द एंटीबॉडी, इस वजह से इनको कहते हैं ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज। और जब ये आईजीई के साथ बाइंड ही नहीं किया, वो ब्लॉक हो गया प्रोसेस, जब ये बाइंडिंग किए तो वो बदले में क्या हुआ कि हमारे पास वो सारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके अलावा जो रेगुलेटरी टी सेल के जरिए से जो इंटरल्यूकिन 10 भी ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, जो कि आईजीई की सिंथेसिस को कम करता है, और रेगुलेटरी टी सेल का हम लोगों को बेसिकली पता है कि इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रहा होता है।